हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में रिजर्वेशन अब 60% हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि रिजर्वेशन का इतिहास क्या है, इसको लाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किस किस दौर में किस तरीके से आता गया। आज की तारीख में रिजर्वेशन 3 जगहों पर देखा जाता है। सबसे पहला है इंडिया के लेजिस्लेचर्स में, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो किसी स्टेट की विधानसभा हो, वहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उसमें कुछ अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन देखा जाता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देखा जाता है। एंड फाइनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल के बाद कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन देखा जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन जगहों पर 3 तरीके से रिजर्वेशन देती है। एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%। अब काफी सालों से ये 3 ही तरीके चलते आ रहे थे। एक चौथा नया तरीका भी ऐड हो गया है, वो है इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट्स। इनको रिजर्वेशन दी गई है 10%। अब चौथा तरीका क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों आई, इसको समझने के लिए हमें पूरे रिजर्वेशन की कहानी को समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन के इतिहास को समझना पड़ेगा और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए होता है जिनको पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन देखने को मिली थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी और वो समय के साथ ऑप्रेस्ड रह गए। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है जिन्होंने इनइक्वालिटी देखी है, डिस्क्रिमिनेशन देखा है, और उन कम्युनिटीज़ को सोसाइटी में एक इक्वल दर्जा देने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। इंडियन सोसाइटी में पुराने ज़माने से कास्ट सिस्टम बहुत प्रेडोमिनेंट रहा है और उसकी वजह से काफ़ी सारी कास्ट थी जो कि लोअर कास्ट का दर्जा होने के कारण काफ़ी ऑप्रेस्ड थी, और इन कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रावधान रखे गए, जैसे कि फोकस ऑन इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया और स्टेट के ऊपर ये दायित्व डाला कि वो एससी और एसटी के सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए स्पेशल प्रोविजन लेके आएंगे। बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है टू एनहांस द सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज। पुराने जमाने में ये कम्युनिटीज कास्ट से रिलेटेड थी, इसलिए कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया। अब इंडिपेंडेंस से पहले रिजर्वेशन के लिए क्या काम हुआ और कैसे ये शेप अप होता आया, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत के आज़ाद होने से पहले ही कोल्हापुर के महाराजा शाहू ने रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अपनी प्रिंसली स्टेट में, जहां पर उन्होंने नॉन ब्राह्मण बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन देना शुरू किया। ये लगभग 1902 की बात है। उन्होंने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की सबको, काफ़ी सारे हॉस्टल खोले ताकि एजुकेशन में आसानी हो, लोगों को ठीक ठाक रोजगार देने की कोशिश करी, और इन्होंने एक अपील की कि इंडिया में एक क्लास फ्री सोसाइटी होनी चाहिए और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज लेके आई थी जो कि रिजर्वेशन को बढ़ावा दे रही थी। हालांकि उनका मोटिव डिवाइड एंड रूल का था, लेकिन उन्होंने फिर भी रिजर्वेशन को प्रमोट किया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। उसके बाद 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रपोज किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो इलेक्शंस होंगे वहां पर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जैसे कि मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। और साथ ही साथ उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अलग से इलेक्टोरेट्स देने की बात कही थी, जैसे कि एससीज और एसटीज। जिन एरिया में, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये बहुत ज़्यादा नंबर में थे, वहां पर उनके लिए सीट्स अलग से असाइन की जानी थी, जहां पर ये खुद ही वोट कर सकते थे। हालांकि जिन एरिया में ये मेजॉरिटी में नहीं थे, वहां पर भी ये वोट कर सकते थे। ये प्रपोजल काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ थे, BR अम्बेडकर ने इसका बहुत ही फेवर किया था, और फाइनली इन दोनों ने आपस में डिस्कशन करके, नेगोशिएशंस करके ये डिसाइड किया कि एक सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट होगा जहां पे दलित्स को भी रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। इस पूरी डिस्कशन को, इस पूरे नेगोशिएशन को पूना पैक्ट बोला गया। और इन तरीकों से हमने देखा कि आज़ादी से पहले कैसे रिजर्वेशन को बढ़ावा मिला। आज़ादी के बाद बहुत क्लियरली सबको पता था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, डिप्रेस्ड कास्ट को रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी और उस डेवलपमेंट में अगर डिप्रेस्ड कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस कोप अप नहीं कर पाई तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स दिए गए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 ने ये कहा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। इनसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में क्लियरली ऐसा कहा गया दैट द स्टेट शैल क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस ऑफ और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, उसमें सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी गई दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इनके साथ साथ आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 350A, इन सभी ने सेफगार्ड्स दिए, स्पेशली एजुकेशनल सेफगार्ड्स फॉर SC एंड ST। लेकिन जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ खास ऐसे सेफगार्ड्स मेंशन नहीं थे जिससे कि गवर्नमेंट को ये पावर मिले टू अडॉप्ट एनी स्पेशल मेजर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसलिए आर्टिकल 15 में एक अमेंडमेंट लाई गई बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया टू एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST, जिसकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC और ST को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। हालांकि आज की तारीख में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है 15% और 7.5%, ये आया 1982 में। उसके बाद से यही क्राइटेरिया चलता आ रहा है। 1978 में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया फॉर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि SC और ST में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो काफी पीछे छूट गए थे, उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि ऐसे लोगों की पॉपुलेशन का कोई फिगर नहीं था, सेंसस का डेटा क्लियरली बता नहीं पा रहा था, कमीशन के पास एग्जैक्ट पॉपुलेशन फिगर्स नहीं थे, इसलिए 1931 के सेंसस को ही देख के आइडिया लगा लिया गया, जिससे कि ये एस्टिमेट लगाया गया कि ऐसे ग्रुप की पॉपुलेशन शायद 52% होगी। फिर 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें इन्होंने ये रेकमेंड किया कि OBCs को 27% रिजर्व कोटा मिलना चाहिए और ये पब्लिक सर्विस में भी लगना चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर बॉडीज में लगना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी लगना चाहिए। उस टाइम की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि वो पॉलिटिकली अपने आप को सेफ रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इसके बेसिस पे कोई दंगे हों। फिर उनका असैसिनेशन हो गया, 5-6 साल और निकल गए। 1989 में VP सिंह की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे हुए। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग थे इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनकी सीट्स छीनी जा रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में। लेकिन ये 27% इम्प्लीमेंट हो गया। तो अभी तक SC, ST और OBC को रिजर्वेशन मिलता आया क्योंकि हिस्टोरिकली ये कास्ट, ये क्लासेस ओप्रेस थी और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत महसूस की गई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो बहुत गरीब होने की वजह से उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। ये बहुत सालों से डिबेट होता आ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि ये एक परफेक्ट तरीका होगा कि जो भी गरीब है उनको अपॉर्चुनिटी दो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कास्ट और क्लास दे आर इन। और फाइनली 2019 में गवर्नमेंट ने 124th अमेंडमेंट बिल पास कर लिया है जिसमें 10% एडिशनल कोटा दिया जाएगा फॉर द इकोनॉमिकली वीक, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे। इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया कि जो लोग ऑलरेडी SC, ST या OBC से रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जिसका मतलब ये है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट फिक्स कर दी थी वो अब इंक्रीज करके 60% रिजर्वेशन कर दी गई है। ये 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट्स के लिए। अब पुअर की डेफिनेशन ये रखी गई है कि जिनकी फैमिली या हाउस होल्ड इनकम 8 लाख से कम है सालाना, या जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम है, या जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है, वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं। और ये जो 10% रिजर्वेशन है इसके अंदर लगभग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 85% सिटीजन्स आ पाएंगे। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखी थी 50% की, तो उसको ओवर पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, जिससे कि आर्टिकल 15 और 16 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, क्लॉज 6, जिससे कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अभी तक जो कम्युनिटीज की बात हो रही थी, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी उसमें ऐड कर दिया गया है। हालांकि ये बहुत अच्छा मूव है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका सपोर्ट किया है और इसका बहुत ही दिनों से इंतजार था। फिर भी कुछ लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इसके अगेंस्ट और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, तो हमें वो क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए। कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 1992 रूलिंग के मुताबिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। तो इस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में है। इन्होंने ये कहा कि अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही गरीबों को फायदा दोगे तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी में गरीब हैं उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये बिल राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
और इन्होंने ये भी बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 50% की कैप लगा रखी है रिजर्वेशन को, इसको ब्रीच करके सेंटर 60% कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर गारंटी नहीं हो पा रहा है, ये एक दिक्कत बताई गई। हालांकि ये रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ये सेंटर के लिए ही है, स्टेट के अपने खुद के क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग परसेंटेजेस हैं, लेकिन सेंटर में 50% की कैप है। Right, so this was all about the historical background of reservation in India. I hope that you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.